गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप अपना रूटीन सेट करके अच्छे से पढ़ रहे होंगे, डेली जो भी चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे। एग्जाम्स के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आपके एग्जाम्स बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब जल्दी डेट टाइम निकल रहा है। तो आप आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मतलब टाइम दे रहे होंगे, डेली 8-10 घंटे आप पढ़ रहे होंगे। उसमें से आपको करंट अफेयर्स कितना देना होता है, 1 या 2 घंटे आप मिनिमम, अगर मतलब मैक्सिमम 1-2 घंटे आप करंट अफेयर्स को देते हैं ना, उतना सफिशियंट होता है। क्योंकि आपके कोई भी एग्जाम होना 25-30 क्वेश्चन वेटेज रहता है, इतना आपका 200-150 क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप ज़्यादा टाइम दे भी नहीं सकते हो उसको। तो होता क्या, जैसे अगर आप खुद से पढ़ते हो, कोई प्लेटफॉर्म फॉलो करते हो या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो या मैगजीन पढ़ते हो, तो एक साथ इतना सारा मटेरियल मिलता है आपको ना, आप उसको एक साथ पढ़ नहीं सकते हो। तो हम क्या करें, डेली आपको आधे घंटे का वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहता है उसको डिस्कस करते हैं। तो उतना आधे घंटे का अगर वीडियो अपना फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो 15 मिनट में, मतलब आप मैक्सिमम 15 मिनट में उसको खत्म कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, डेली आप ना खुद को अपडेट रख पाएंगे। कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम्स के हिसाब से ही इंपॉर्टेंट है, अपने आपको अपडेट रखने के लिए भी आपको बहुत जरूरत होती है। मतलब कि आपको पता हो कि हाँ, देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले कुछ क्या करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले दिनों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा है। उसके बाद हम आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमारे आज के इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के, उनको पढ़ेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या। मैंने आपको ये कल ही पढ़ाया था, अयोध्या हुआ है। बताइए किसके बीच हुआ है अयोध्या, भारत और किसके बीच हुआ है। बहुत ज़्यादा ही मतलब चर्चित जगह है ये जिसके साथ हुआ है। ऑप्शन हमारे हैं थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ऑप्शन क्या है, थाईलैंड। थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं थाईलैंड के बैंकॉक में, ये हाल ही में हुआ है। मैंने आपको बताया था अयोध्या है जगह का नाम जहाँ पे हुआ है ये। और ये क्यों था, किस शहर से रिलेटेड था, ये मैंने आपको बताया था। जैसे अयोध्या हमारा पुराना शहर है ना, अयोध्या हमारा राम जी की जन्मभूमि से रिलेटेड है। वैसे एक थाईलैंड का भी ये जो शहर है ना अयोध्या, वो भी एक इसी तरीके से प्राचीन संस्कृति से रिलेटेड है, इसलिए भी ये हुआ है। ताकि ये मतलब मिलिट्री अभ्यास ज़्यादा क्या था, हमारे सांस्कृतिक कल्चर जो हमारे मैच करते हैं उसकी वजह से हुआ था। तो आप मुझे बताइए, जो अयोध्या है जो जगह का नाम है, उसका मतलब क्या होता है। जो अयोध्या हमारा अभ्यास हुआ है उसका भी मतलब क्या होता है, मुझे बताइएगा। मैंने बताया था आपको कि इसका मतलब क्या होता है, मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है। बोला है भारतीय नौसेना ने हाल ही में कौन सा एप्लीकेशन बनाया है या कौन सा मोबाइल इकोसिस्टम जनरेट किया है, ये पूछ रहा है आपसे। एप्लीकेशन ऑप्शंस क्या है, संदेश, सार्थक, संभव, साथी। संदेश, देखिए संदेश तो मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में पढ़ाया था कि कौन सी हमारी टुकड़ी है या कौन से हमारे डिफेंस का कौन सा पार्ट है जिसने इसे बनाया था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो संदेश एप्लीकेशन है ये किसने बनाया है अपने लिए, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है, सार्थक। जो सार्थक एप्लीकेशन है ना, वो बनाया है भारतीय सेना ने अपने लिए, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। मतलब ये जो भी संदेश एक दूसरे को भेजते हैं वो किसी तीसरे किसी तीसरी पार्टी पर ना लीक हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब खुफिया चीज़ें इनके बीच शेयर होती हैं ना, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमारी जो है सेना पे डिपेंड करती है, जो बहुत बॉर्डर में कहीं लगे हुए हैं वहाँ पे काम करें। उनके फ़ोन में अगर कोई एप्लीकेशन है, वो आपस में कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल जानकारी अगर शेयर कर रहे हैं और वो किसी ऐसी जगह ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं जो हैक हो सकता है, जैसे व्हाट्सअप हो गया। आप कितना भी बोले हो व्हाट्सअप बहुत मतलब सिक्योर है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, बट फिर भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे यहाँ का एप्लीकेशन नहीं है। वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो हमारा नहीं है। तो इसलिए क्या है, अब ये स्टार्ट किया गया है कि हमारे जो अलग अलग डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो अलग अलग छोटे छोटे से टुकड़ियाँ हैं सेना की, वो सारी अपना खुद का ही मतलब एप्लीकेशन डेवलप कर रही हैं। इवन हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे पोर्टल्स लॉन्च किए हैं, अलग अलग लोग मतलब सारी चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जो मतलब इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं या हमारी कोई इंपॉर्टेंट बातचीत बहुत खुफिया है जिससे हमारी मतलब सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, इसलिए सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो आपको बस याद रखना है कि सेना ने कौन सा बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड, आपसे पूछ सकता है ना कि माई स्कूल माई प्राइड क्या है, अभियान है एक तरीके से जो किसी राज्य ने स्टार्ट किया है। आपसे पूछ रहा ऑप्शंस में क्या है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, गुजरात है। जो सही ऑप्शन आप बताइए हमें।
इसका सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसने स्टार्ट किया है माई स्कूल माई प्राइड, ये अभियान स्टार्ट किया है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, क्या है कैसा है वहाँ पे, जोग्राफिकल पॉलिटिकल इंडिकेशंस क्या है, कैसी चीज़ें हैं, ठीक है। पहला क्या देखते हैं, ये हमारा मैप है हिमाचल प्रदेश का, कलर दूसरा लेते हैं, ये रहा हिमाचल प्रदेश की लोकेशन है, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन से दर्रे हैं, सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बाडलाचा दर्रा। आपसे पूछे ये कहाँ पे पड़ते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। यहाँ पे बांग है, पोंग बांध है व्यास नदी पर, पडो बांध है, बाकड़ा नागल बांध हमारा सतलज नदी पर है, चमेरा बांध क्या है रावी नदी पर है। जीआई टैग्स यहाँ की मतलब हिमाचल प्रदेश की कौन कौन चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है, तो चंबा रूमाल को बना है, कांगड़ा पेंटिंग्स को मिला है, कुल्लू सॉल को मिला हुआ है, चंबा चप्पल्स को मिला है। कलर चेंज कर लेते हैं, इसे समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या है, लाहौली बने हुए मौजे और दस्ताने, इनको मिला हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, ग्रेट हिमालयन नॉर्दर्न पॉइंट है, पिन वैली नॉर्दर्न पॉइंट है, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबल, ये सारी चीज़ें वहाँ की हैं। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पे, जैसे राष्ट्रीय पशु हो गया, सॉरी राज्य का पशु होता है, राज्य का पक्षी भी होता है। तो वहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश का पशु कौन, राज्य का पशु है हिम तेंदुआ, ठीक है, हिम तेंदुआ है। आप मुझे बताइएगा अभी हिम तेंदुए को किस कंट्री ने अपना एक तरीके से सिंबल बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें मैंने आपको पढ़ाया अभी तक जो हिम तेंदुआ है उसकी सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ रहती है। तो आप दो चीज़ें मुझे बताएंगे, कौन सा ऐसी कंट्री जिसने हिम तेंदुआ को अपना सिंबल बनाया है। दूसरा ये बताएंगे आप मुझे कि जो इसकी मतलब चलिए बताइए, इसकी 60% जो हिम तेंदुआ की 60% आबादी है वो चीन में रहती है। अब फर्स्ट पॉइंट आप मुझे बताएंगे कि कौन सा कंट्री है, ठीक है। यहाँ का पक्षी कौन है, जुजराना वेस्टर्न टेग्रोपेन है इसका राज्य पक्षी। वृक्ष है देवदार, फूल है गुलाबी बुरांस या पिंक रोडोडेंड्रोन, ये इस इंग्लिश का नाम है इसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी होंगी इसके बारे में, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप चाहते हो ना कि आपको कभी बाद में पढ़ना हो तो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कश्मीर में झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। किसी मतलब एक नदी, झेलम नदी हमारी है, वहाँ पे स्टेडियम जो है झेलम स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है और किन के नाम पर रखा गया है। ये थोड़ा सा एक तो कश्मीर से रिलेटेड है तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस होते नहीं चीज़ों को लेकर के, तो इसलिए वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, कोई चीज़ नई वहाँ पे बन रही है, किसी नई चीज़ का उद्घाटन हो रहा है, तो अपने आप में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है, सचिन तेंदुलकर रखा गया है, नरेंद्र मोदी, बिपिन रावत, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर मार्क करिए आप। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बिपिन रावत। बिपिन रावत जो हमारे हैं उनके नाम पर झेलम स्टेडियम का नाम बदल के रखा गया है। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। बिपिन रावत जी के सम्मान में नेपाल के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगी हुई है, मतलब इनसे रिलेटेड हाल ही में कौन कौन सी चीज़ें रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी है हमारे लिए, तो इनके बारे में देखते हैं हम। फिर क्या है, अरुणाचल प्रदेश के एक सैन्य कैंप का नाम बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। सेकंड, थर्ड क्या है, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म बुक जो है रचना बिष्ट रावत इन्होंने लिखी है, इन्हीं के लिए। वानखेड़ी स्टेडियम मुंबई सचिन की प्रतिमा लगाई गई है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। मोहाली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर, उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बिरसा मुंडा के नाम पर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रायबरेली का हॉकी स्टेडियम जो है रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। पुणे का आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम, मतलब ये जो स्टेडियम्स वगैरह है ना अलग अलग जगहों पर ऑल ओवर इंडिया में, वो किन के नामों पर हैं, वो सारी चीज़ें इसमें नीरज चोपड़ा स्टेडियम याद रखिएगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी ना हमेशा न्यूज़ पर बने रहते हैं। भेला क्या उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, इंग्लैंड का लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो है सुनील गावस्कर के नाम पर, ये देखिए इंग्लैंड का लिसेस्टर जो क्रिकेट ग्राउंड है सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्टार्ट
जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग है, अभी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग दी गई, मतलब कि किस स्टेट में कितने स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स के हिसाब से कितनी ग्रो हुई है, कि स्टार्टअप्स जो भी हैं हमारी इकोनॉमी में किस स्टेट के स्टार्टअप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी एक रैंकिंग दी गई है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। हमको देखते हैं क्या है। उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप परितंत्र विकसित करने के मामले में गुजरात, केरल और कर्नाटक सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो क्या है, गुजरात, केरल और कर्नाटक। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि ये एक सीक्वेंस है, इसमें सही मतलब जो क्रम है वो बताइए। जो स्टार्टअप के मामले में ना, जहाँ पे ज़्यादा उद्यमियों को ज़्यादा मतलब समय मतलब वो अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल लोग हैं जो नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्टार्टअप बहुत बूम कर रहा है। तो हमें तो पता है गुजरात बिजनेसमैन लोग ज़्यादा ही वहाँ रहते हैं, इसलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या है। गुजरात पहले नंबर पर है, ठीक है, ये है गुजरात है। सेकंड नंबर पर कौन है, केरल दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर कौन है, कर्नाटक। ये आप 3 याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्या है, ये DPIIT होगा, ठीक है, DPIIT उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है रैंकिंग निकालता है। जो DPIIT हमारा है वही विभाग है जो ये रैंकिंग निकालता है। इस रैंकिंग को निकालने के 2 तरीके, मतलब 2 तरीके से विभाजन करता है, क्योंकि देखिए सारे स्टेट जो हमारे सबकी पॉपुलेशन अलग अलग है, वहाँ के इन्वायरमेंटल और मतलब जोग्राफिकल चीज़ें अलग अलग है, तो सबको आप एक कैटेगरी में नहीं काउंट कर सकते हो। तो ये जो किया जा रहा है वो एक तरीके से जनसंख्या को ध्यान में रख के कर, आप देखिए अगर ऐसे काउंट करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट हमारे वो बहुत छोटे छोटे हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर उनको आप कंपेयर करेंगे गुजरात से, महाराष्ट्र से, यूपी से, तो एक तरीके से ना वो पार्शियलिटी हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी नहीं है। पार्टिसिपेशन कैसे होगा इतना डेवलपमेंट में, इसलिए क्या कर रहे हैं, मतलब वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो रैंकिंग निकालते हैं। हमारा पहला क्या है, दो तरीके से निकालते हैं, 2 पॉइंट्स हैं इसमें। एक है 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले राज्य, दूसरा है 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य, तो मतलब 2 तरीके से निकालते हैं। गुजरात जो है चौथी बार फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट क्या है, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो है ना, नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जारी की है। जो वाणिज्य, आपसे पूछ सकता है कि जो रैंकिंग कौन जारी करता है, तो वाणिज्य व उद्योग मंत्री जो है वो जारी करते हैं, ठीक। नेक्स्ट का 1800 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को पेटेंट प्रदान किया गया है। इस बार कितना, 1800 मान्यता प्राप्त जो स्टार्टअप्स हैं उनको पेटेंट दिया गया है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्या है, ऐसे मान्यता प्राप्त स्टार्टअप आपकी मतलब जो अभी टोटल जिनको अभी तक ना मान्यता प्रदान की गई है या पेटेंट दिया गया है 1.17 मिलियन है, या लाख 1.17 लाख स्टार्टअप्स हैं अभी तक ऑल ओवर इंडिया में हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, चलो वो वाला हमारा आर्टिकल खत्म हो गया है। अगर उसमें आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट छूट गया है या कुछ पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हमें, ताकि हम आपको और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक क्या है, क्रैकडाउन ऑन हेट, मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है हेट स्पीच पर है रिलेटेड। हेट स्पीच का मतलब क्या है, आजकल ना लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, मतलब जो हमारा आर्टिकल 19 है जो आपको बोलने की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। मतलब कि आप देखिएगा किसी मतलब सोशल मीडिया हो या ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी देखेंगे ना, अगर जैसे ऑनलाइन कोई लड़की पोस्ट करती है, कोई लड़का पोस्ट करता है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस थोड़ी सी अगर ख़राब है ना, तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं। क्या लोगों को लगता है कि हमारी आज़ादी है, मतलब उनको ये राइट मिल गया है कि वो कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ इन पर ही नहीं, राजनेताओं पर, मतलब हमारे जो बड़े बड़े राजनेता हैं उन पर भी बहुत सारी ऐसी मतलब बुरी लाइंस बोली जाती हैं, या ऐसे कमेंट्स किए जाते हैं, भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं। एक तरीके से क्या होता है, हेट स्पीच, ऐसी चीज़ें आप बोल रहे हो कि सामने वाला डिमोटिवेट हो जाए या सामने वाले को बुरा लगे, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका लो हो जाए, ऐसी चीज़ें करते हैं, वो सभी हेट स्पीच में काउंट होती हैं। जिससे किसी को मतलब किसी सामने वाले का नुकसान होता है, वो सभी हेट स्पीच में ही काउंट होती हैं। ये छोटे लेवल पर भी होता है, कई बार बहुत बड़े लेवल पर भी चीज़ें होती है। इसलिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ही मतलब अभी एक कहा है कि जो भी लोग हेट स्पीच वगैरह देते हैं उनको टैकल करने के लिए कुछ हमें रूल्स बनाने चाहिए, कुछ चीज़ें नई हमें ऐड करनी चाहिए। उन्होंने कुछ रूल्स भी बनाए हैं, देखिए क्या लिखा, क्रैक डाउन ऑन हेट स्पीच, इंसाइटमेंट टू वायलेंस सेज सुप्रीम कोर्ट। जो हेट स्पीच की वजह से ना बहुत सारा वायलेंस होता है, उसको टैकल करने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए। हेट स्पीच क्या है, मतलब इसमें देखिए हेट स्पीच, ये मैंने आर्टिकल आपका द हिंदू से उठाया है, वहाँ पे हेट स्पीच के बारे में क्या लिखा था। इन जनरल, सामान्य तौर पर, इट रेफर्स टू वर्ड हुज इंटरेस्ट
intent is to create hatred towards a particular group. That group may be a community, religious or a race. सामान्य तौर पर क्या होता है, एक ऐसे बड़े ग्रुप, मतलब धार्मिक ग्रुप हो या सांस्कृतिक ग्रुप हो या फिर वैसी कोई कम्युनिटी हो, उसको लेकर के ऐसे नकारात्मक कमेंट किया जाता है। जैसे आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ना, उनको दिल्ली में बहुत सारे लोग चिंकी चिंकी बुलाते हैं। ये तरीके से हेट स्पीच ही हो गई। एक कम्युनिटी वहाँ की है, वो इंडियन ही है, बट आप उनको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो एक हेट स्पीच के ही अंदर काउंट होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, द स्पीच में और मे नॉट हैव मीनिंग बट इट लाइकली टू रिजल्ट इन वॉयलेंस। मतलब हो सकता है कि कोई अगर किसी पर्सन पर कमेंट कर रहा है, किसी कम्युनिटी पर कमेंट कर रहा है, वो मजाक के तौर पर कर रहा हो, अगर सामने वाला ऑफेंड हो जाए या सामने वाला ग्रुप ऑफेंड हो जाए तो उससे वॉयलेंस हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम जो हमारा जो लोग मतलब वाक अभिव्यक्ति का जो फ़ायदा उठाते हैं गलत, वो किस आर्टिकल के तहत ये बोलते हैं कि भाई बोलने की स्वतंत्रता है हमें, हमारे संविधान ने दी है। तो उसमें देखते हैं हमें कौन कौन सी कब आज़ादी, मतलब कौन कौन से आर्टिकल में हमें कौन कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई हैं। तो हमारा आर्टिकल 19 है, इसी के तहत सारी चीज़ें आती हैं। 19(1) है, सिटीजन हैज़ राइट टू कमेंट। मतलब सिटीजन के पास राइट है कि वो कमेंट कर सकता है, इसीलिए बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। मतलब आप लूप होल्स का फ़ायदा उठा रहे हो, लोगों आपको जो राइट्स दिए गए हैं वो पॉजिटिव वे में दिए गए हैं, बट आप उनको लूप होल्स और नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, 19(2) भी, विदाउट वेपन्स पीपल कैन गैदर एनीवेयर। लोगों को ये अधिकार है कि बिना किसी हथियार के आप कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हो, गैदरिंग कर सकते हो, सभा कर सकते हो, ठीक है। 13(c) क्या है, परमिशन टू स्टार्ट अ एसोसिएशन। आप कोई भी ग्रुप बना सकते हो, कोई संगठन बना सकते हो। 19(4) क्या बोलता है, ऑल हैव द राइट्स टू गो एनीवेयर इन द इंडिया विदाउट परमिशन। आप इंडिया में कहीं पर भी बिना परमिशन जा सकते हो, बट अगर कहीं पे रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस अलाउ हैं, जैसे कोई प्राइवेट प्लेस है वहाँ पे आप नहीं जा सकते हो। अगर वहाँ पे एंट्री चार्जेस है या एंट्री लेने के लिए आपको स्पेसिफिक आपको परमिशन की नीड होती है तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो। अदरवाइज आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। 5(e) का है, ऑल हैव द राइट्स टू लिव एनीवेयर इन इंडिया। सबको अधिकार है आप कहीं पर रह सकते हो, लेकिन सबका एक एक्सेप्शन है। आप ना नॉर्थ ईस्ट में जाकर के ऐसे नहीं बस सकते हो, या आप मतलब कोई हिमालय प्रदेश, मतलब कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे आप जाकर नहीं बस सकते हो, क्योंकि भाई ऐसे तो क्या होगा, यूपी बिहार मुंबई की जिनके पास पैसे हैं वो क्या करेंगे, और मतलब हिल स्टेशन पे जाकर के ज़मीन लेकर के बस वहाँ पे रिजॉर्ट बना के रहेंगे। इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि आप रह सकते हो कहीं पर भी, लेकिन अगर किसी स्टेट ने स्पेसिफिक रूल बना रखा है तो आप उनको वायलेट भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, 19(g) है, ऑल हैव द राइट्स टू डू बिजनेस जॉब एनीवेयर। आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो, कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो, ये राइट्स आपको दिए गए हैं। इन द रिपोर्ट, in the 267th report of the Law Commission of the India, hate speech is started as an incitement to hatred primarily against a group of person defined in the term of race, एथनिसिटी। मतलब यही बोला है कि स्टार्टिंग में क्या था, ये जो हेट स्पीच है लोगों ने स्टार्ट की थी किसी किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, बहुत सारे लोग हैं जो अलग हमसे दिख रहे हैं या जो अलग, जिनके अलग सोच है, उनके बारे में, उनकी मतलब रेस को लेकर के, उनके रंग को लेकर हो सकता है, उनकी हाइट को लेकर हो सकता है, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर हो सकता है। ऐसी हेट स्पीच जो देते हैं ना, उससे भी बहुत सारी चीज़ें नकारात्मक वे में फैलती हैं। जैसे होता है ना कि नॉर्थ इंडिया में कोई साउथ इंडिया के लोग आए हुए हैं, ग्रुप ऑफ द पीपल आए हुए हैं, हो सकता है कि यहाँ के लोग उनका मजाक उड़ाएं। तो अगर यहाँ पे मजाक उड़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमें अभी नहीं देखने को मिला, हो सकता है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये लोग जो वहाँ जाएं तो जो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में उनके साथ कुछ भेदभाव शुरू हो जाए। तो आपको नहीं पता है कि आपकी जो छोटी सी लाइन है वो आगे चल कर के कितना बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर सकती है। इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी चीज़ें हो रही है, हेट स्पीच जो लोग देते हैं, इन सबको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसमें देखते हैं हमारे लीगल पोजीशंस ऑफ हेट स्पीच क्या है। अंडर इंडियन पिनल कोड क्या है, सेक्शन 153A एंड 153B ऑफ द IPC क्या है, पनिशेस एक्ट दैट कॉजेज इनमाइटी एंड हेटेड बिटवीन टू ग्रुप्स। अगर दो ग्रुप के बीच मतलब नफरत फैलाते हैं या फिर कोई झगड़ा फसाद होता है तो उसको सज़ा मिल सकती है। किसके, आर्टिकल 153A 153B जो IPC का है, ठीक है, इंडियन पिनल कोड का। सेक्शन 295A ऑफ IPC क्या बोलता है, डील्स विथ पनिशिंग एक्ट्स विच डेलिबरेटली और विथ मैलिशियस इंटेंशंस आउटरेज द रिलीजियस
फीलिंग्स ऑफ क्लास ऑफ अ पर्सन। मतलब बोलता है कि अगर आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे किसी रिलीजियस पर्सन की फीलिंग्स हर्ट होती हैं या ग्रुप ऑफ द पर्सन की फीलिंग्स हर्ट होती है तो भी आपको सज़ा मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 501 505 का 1 जो है, 505 का 2 है, मेक द पब्लिकेशन एंड द सर्कुलेशन ऑफ कंटेंट विच मे कॉज इल विल और हेटेड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एन ओपिनियन। मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज़ लिख करके पैम्पलेट के फॉर्म में या बड़े होल्डिंग्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कहीं लगाते हो, जिससे कि बड़े बड़े दो ग्रुप हैं उनके बीच नफरत फैल सकती है या फिर वायलेंस हो सकता है, तब भी आपको सज़ा मिल सकती है। आर्टिकल आप याद रखिएगा 505(1), 505(2), ठीक है। वो आईपीसी के जो धाराएं हैं उनमें दिया गया है। कुछ केसेस हमारे रिलेटेड हैं, क्या है जो हेट स्पीच से रिलेटेड केसेस हैं, कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट रिसेंट जजमेंट जो हमारे, ये श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया है। ये जो है हेट स्पीच से रिलेटेड केस था हमारा, इसके बारे में देखते हैं। इशू किसके बारे में था? सेक्शन 660A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, एक्ट 2002, relating to the fundamental right of free speech and expression guaranteed by the article 19(1)(a) of the constitution, where the court of differentiated between discussion, advocacy and incitement and held that the first two were the sense of article 19। मतलब ये क्या था इस केस में? हुआ ये था कि जो मतलब मेन पर्सन था, उन्होंने कुछ ऑनलाइन ऐसा पोस्ट किया था जिसके बाद से ना मतलब जिन नेता के मतलब एक पॉलिटिकल लीडर से उनके विरुद्ध कुछ कहा था, उसकी वजह से ना विवाद हो गया था। उसी से रिलेटेड ये केस था कि आपने आर्टिकल 19(1) है, आप ए है और बी है, उसका आप गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते, उसी से रिलेटेड था। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको दूसरे पोर्शन में पढ़ा दूंगी। अभी हम करंट अफेयर से फोकस करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। मैं अगर उसको डिटेल में बताऊंगी ना तो आप हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमारी जो करंट अफेयर्स की चीज़ें वो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है आज का आर्टिकल, ओवर हाफ ऑफ यूथ स्ट्रगलिंग विद बेसिस मैथ। मतलब हमारे जो है ये जो एसर स्टडी है ना, ASIR का फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं आपको। ये है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है, ये हर बार रिपोर्ट निकालती है एजुकेशन से रिलेटेड कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में एजुकेशन कैसी चल रही है, बच्चों का ग्रो कैसा है, जो स्टूडेंट्स वगैरह कॉलेज स्कूल्स के स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं स्कूल्स के कॉलेजेस के जिनको बेसिक जो मैथ्स होती है ना, बेसिक मैथ्स होती है उसमें ही स्ट्रगल करते हैं, उनको नहीं आता है बेसिक मैथ सॉल्व करना। और इसमें नेक्स्ट आर्टिकल क्या था, नेक्स्ट इसमें क्या था, रूरल गर्ल्स वांट टू बी इंजीनियर डॉक्टर बट चूज आर्ट्स। आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि वहाँ पे जब छोटा मतलब कोई बच्ची 9th 10th में है ना, उससे पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो वो तो ज़्यादातर या तो वो बायो लेकर डॉक्टर बनना चाहती है या इंजीनियर बनना चाहती है। लेकिन होता क्या एट द एंड, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ना आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, डॉक्टर करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, भले बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, कॉलेज वगैरह अच्छे लेने पड़ेंगे। उसकी वजह से क्या होता है, घर वाले ने उनको आर्ट्स दिला देते हैं कि भाई आर्ट पढ़ लो तुम। उसके बाद जो उनके ड्रीम्स होते हैं वो तो सब वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और ये भी आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, अगर फैमिली थोड़ा सा फाइनेंशियली कमज़ोर है तो अगर वो उनके पास एक लड़का है और एक लड़की है, अगर उनके पास पढ़ाने का मौका हो किसी एक को पढ़ाना, तो वो लड़के को ही पढ़ाएंगे, लड़की को वहाँ से कट कर देंगे। तो ये चीज़ें ना मतलब बहुत ज़्यादा इशू होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी होता है, क्योंकि पढ़ाई जो है ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में क्या है, पढ़ाई इतनी महंगी है कि वहाँ पर भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा ही चीज़ों में क्या होता है, लड़की को थोड़ा पीछे रखते हैं। तो वही इशू यही बताया गया है कि जो लड़कियां हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती हैं, लेकिन उनको एट द एंड आर्ट्स दिला दिया जाता है। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऐसा रिपोर्ट 2022 अपडेटेड राइज इन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग प्राइवेट ट्यूशंस। और इसमें एक और क्या है, जब से कोविड हुआ है ना, तो ऐसा देखा गया है कि जो भी बच्चे हैं वो प्राइवेट ट्यूशंस बहुत ले रहे हैं। मतलब पेरेंट्स क्या होता है, स्कूल भी भेजते हैं, कॉलेज भी भेज रहे हैं, उन्हें प्राइवेट कॉलेज भी भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी भेज रहे हैं, उसके बाद भी ट्यूशन दिलाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाए। मतलब जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है उसके बाद उसी से प्राइवेट ट्यूशन भी भेजते हो, क्योंकि बच्चों को मतलब पेरेंट्स को ऐसे बुलाता है कि आपका बच्चा कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप मेरे पास ट्यूशन भेजिए, उससे अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके ग्रेड्स अच्छे आएंगे, नंबर्स अच्छे आएंगे। इन चीज़ों को भी देखा गया कि स्कूल जाते हैं बच्चे, उसके बाद बच्चे ट्यूशन भी प्राइवेट ट्यूशन भी ले रहे हैं। और ये जो टेंडेंसी है ना कोरोना के बाद और भी बढ़ गई है
देखते हैं हमारा एनुअल स्टेटस क्या है। जो हमारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है ASER क्या है, एन एनुअल सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे दैट एम्स टू अंडरस्टैंड वेदर चिल्ड्रन इन रूरल इंडिया आर इनरोल्ड इन स्कूल एंड वेदर दे आर लर्निंग। मतलब ये बोला है कि जो रूरल एरिया के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं वो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इनरोल कर रहे हैं स्कूल में, वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ये चीज़ें भी मतलब ये चीज़ें भी इसमें असेसमेंट इन चीज़ों का भी हो रहा है। कंडक्टेड एवरी ईयर सिंस 2005, मतलब 2005 से कंटिन्यू ये हर साल चेक होता है इन रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ द लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे इन इंडिया। अगर कोई बहुत बड़ा सिटीजन लेड सर्वे है इन इंडिया में तो ये यही है ASER। देखिए अगर आप बहुत कोई न्यूज़ पेपर वगैरह देखेंगे ना, जो एजुकेशन पे कोई भी स्पीच दे रहा होता है तो वो इस रिपोर्ट के जिक्र के साथ ही वो बताते हैं कि ASER रिपोर्ट के अनुसार ये है, ASER रिपोर्ट के अनुसार ये है। तो ये सब चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। सर्वे प्रोवाइड्स रिपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स estimates of the enrollment status of children aged 3 to 16 and the basic reading and arithmetic level of children aged 5 to 16 at the national, state and district level। ये बताता है कि जो enrollment हुआ है बच्चों का between this age एंड जो बच्चे सीख रहे हैं चीज़ें between this age, रेशियो कितना है, कैसे परफॉर्मेंस हो रही है, ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। फाइंडिंग द रिपोर्ट्स में क्या बताया गया है, इनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स इंक्रीजेज इन द इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। बता रहा है कि जो इनरोलमेंट है गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का वो इंक्रीज हुआ है। बेसिक रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स के बारे में क्या है, डिक्लाइन इन द बेसिक रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स ऑफ यंग चिल्ड्रन इन क्लास 3 एंड क्लास 5। मतलब बोल रहा है कि देखिए इनरोलमेंट तो बढ़ा है क्लास में गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन क्या है उनका जो अर्थमेटिक के बेसिक जो चीज़ें सीखने का है 3 से 5 क्लास के जो बच्चे हैं वो कम हुआ है। नेक्स्ट क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स नॉट एनरोल्ड। एज ग्रुप 11 to 14 from 4.1% in 2018 to 2% in 2022 is significant improvement and a positive development। मतलब इसका मतलब ये है कि जो पहले इनरोलमेंट क्या था, ये 11 से जो 14 साल की लड़कियां थी वो 4.1% था जो पहले, वो 2% और भी इंक्रीज हुआ है। तो इसलिए अच्छा रिजल्ट है इस बारे में। ये कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, ये शायद मैंने ना आपको 2 या 3 दिन पहले सब पढ़ाए थे आर्टिकल, किस आर्टिकल में क्या है, किस आर्टिकल में क्या बताया गया। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए क्योंकि रिपीटेड मोड में है ये सब। मैंने इससे ज़्यादा ही आर्टिकल शायद आपको मैंने पढ़ाए हैं, उस वाले 2 या 3 दिन पहले का न्यूज़ है, आप एक बार देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम। ये सारे आर्टिकल्स एजुकेशन से रिलेटेड है। जो हमारा आज का टॉपिक है क्या है, PIB ने निकाला है क्या, यूनियन मिनिस्टर Rao Inderjit sign launches to MP-led e-Sakshi mobile application for the revised fund flow procedure under MP-led scheme। जो हमारे होते हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो हमारे MPs होते हैं उनको एक दिया गया था, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कि आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, आप जहाँ से जीत करके आए हुए हैं ना, आप एक शहर या एक छोटा जहाँ पे बिलोंग करते हो उसको आपको गोद लेना होगा, आपको उसका डेवलपमेंट करना होगा। तो कुछ दिन पहले थोड़ा सा फंड से रिलेटेड कुछ इश्यू हो रहा था, इसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था। इसको फिर से स्टार्ट किया गया है और एक ई-साक्षी एप्लीकेशन भी स्टार्ट किया गया है। इसमें एक तरीके से ये किया जाएगा, आपको अगर जैसे 5 करोड़ रुपए हर जो MP होता है, सिंगल MP को 5 करोड़ रुपए दिया था डेवलपमेंट के लिए, उसको आपको दो पार्टीशन में डिवाइड करके यूज़ करना होता है और उसको मतलब क्या डेवलपमेंट करना होता था। इससे पहले क्या हो रहा था, तो कि इनको फंड मिल रहा था लेकिन वो यूज़ नहीं हो पा रहा था, वो एज इट इज उसी अकाउंट में जो हमारा MP-लेड का अकाउंट होता उसमें पड़ा रहता था। इसकी वजह से इशूज़ हो रहे थे, इसको बंद कर दिया गया था, अभी फिर से स्टार्ट किया गया। इसके कारण देखते हैं क्या है। देखिए क्या है, हाउ डज MP-लेड वर्क कैसे करता है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो रिकमेंड करते हैं वर्क बेस्ड ऑन लोकल नीड्स ऑफ द सिलेक्शन कंस्टिट्यूटी। मतलब क्या होता है, कोई एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पे किस चीज़ की नीड है, क्या डेवलपमेंट करना है, ये चीज़ें रेफर करते हैं। फिर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, उनको बताया जाता है कि आपको क्या होता है सैंक्शन एलिजिबल वर्क, उनको कौन सा काम करना है, कैसे करना है बताया जाता है। सिलेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो गया रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, उनको सिलेक्ट करना होता है कि किस काम को किसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर जैसे कोई स्कूल बनाना है किसी डिस्ट्रिक्ट में, अब देखिए MP है कोई,
मानिए कि यूपी से कहीं से बिलोंग करते हैं, तो वो खुद तो अगर डेवलपमेंट करेंगे नहीं, तो क्या होता है वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हमारे कलेक्टर्स होते हैं उनको काम देते हैं कि आप ये करिए। अगर कोई स्कूल बनाना है तो स्कूल कौन अच्छा बनाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं इनकी देखने की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसी में, कंप्लीट एंड ऑन गोइंग वर्क लिस्टेड एज DA ऑफिस, ये यहाँ पे आपको अपडेट करना होता है कि आपका काम कैसे चल रहा है, क्योंकि RTI डालकर देख सकते हैं इसमें, ठीक है। आपको मैंने बताया कि 5 करोड़ एनुअली मिलता है इंस्टॉलमेंट में, 2 फॉर्म में मिलता है, 2 करोड़ 2 करोड़ के फॉर्म में 2 बार आपको मिलता है पैसा, उसको आपको यूज़ करना होता है। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो जिस अकाउंट से वो बिलोंग करता है उसमें वापस चला जाएगा। ई साक्षी एप्लीकेशन है, ई साक्षी एप्लीकेशन मैंने बताया कि वही जो हमारा जो पैसा मिल रहा है MP LADS के स्कीम के तहत, आपको वो ट्रैक करने के लिए कि जितना पैसा मिल रहा है वो सही से यूज़ हो रहा है कि नहीं यूज़ हो रहा है, जिस काम के लिए यूज़ किया गया है वो वहाँ पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एप्लीकेशन या स्कीम स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ क्या आज की, SBI को पछाड़कर LIC बने सबसे मूल्यवान PSU। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है ना, पहले हमारी क्या थी, SBI थी, लेकिन अभी क्या हुआ हाल ही में हम SBI की जगह LIC बन गई है। LIC कैसे बन गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा ही डिफरेंस है। इसका हम देखते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC के शेयर में बुधवार को सुबह के कारोबार में 2% की अधिक वृद्धि हुई, जिससे इस सरकारी बीमा कंपनी का मार्केट कैप जो 5.8 लाख हो गए। देखिए जो LIC का है ना 5.8 लाख करोड़ है, और जो हमारी SBI है ना 5.62 लाख करोड़ है। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच। तो आपको बस ये याद रखना है कि हाल ही में अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि हाल ही में कौन सी PSU है जिसने SBI को पछाड़ करके भारत की सबसे मूल्यवान PSU बनी है, तो वो कौन सी है, वो हमारी LIC है, ठीक है। इसमें देखें नेक्स्ट क्या है, नंबर्स से लचीला अप ट्रेंड। लिस्टिंग के बाद LIC को मार्च 2023 तक गिरावट के दबाव का सामना, मतलब स्टार्टिंग में क्या था, इसमें फॉल हो रहा था, जिसके पैसे जो भी इन्वेस्टमेंट था इसमें जो पैसे थे वो कम हो रहे थे। बाद में क्या हुआ, ये 530 के सर्वकालिक निचले स्तर पर, मतलब पहले 530 करोड़ था, ये 530 लाख करोड़ था। फिर हालांकि नवंबर से एक उल्लेखनीय बदलाव आया जिसमें 50% से अधिक की वृद्धि देखी गई। दिसंबर में 22.66 की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई और 100% से अधिक की बढ़त के साथ सकारात्मक वृद्धि हुई, जिसके बाद ये विश्व मतलब भारत की हमारी सबसे बड़ी PSU बन गई, जिसके पास धनराशि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या है हमारा आज का आर्टिकल क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ना, पहले बताया था कि होता है, हर साल होता है, ये स्टार्टिंग 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 8 जनवरी के मध्य होता है। तो उस टाइम लग रहा था कि इस साल नहीं होगा, लेकिन अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। इसे कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, हरियाणा में शुरू किया गया है इसे। तो बोला क्या गया है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है 2023 आज 17 जनवरी से शुरू किया, 17 जनवरी से स्टार्ट किया गया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले 4 दिवसीय उत्सव को शुरुआत, मतलब 4 दिन चलेगा, ठीक है, लगभग 4 दिन चलेगा ये। इसमें क्या होगा, भारत के जो है नेशनल इनोवेशन फाउंडर इंडिया द्वारा समन्वित IISF 2023 का उद्देश्य है वैज्ञानिक स्वभाव का बढ़ावा देना, उपलब्धियों को स्वीकार करना और भारतीय आबादी के बीच जागरूकता फैलाना। मतलब जो क्या है, साइंटिफिक अप्रोच है जो ना, जिससे साइंटिफिक अप्रोच लोगों के बीच डेवलप हो, चाहे वो रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हो या फिर आपका अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हो, लोग थोड़ा साइंटिफिक सोचें, अच्छी अपने सोच को डेवलप करें, साइंस से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें सीखें, नई चीज़ें करें। इसकी वजह से हर साल ये हमारा होता है, इस बार हरियाणा में हो रहा है और 4 दिन के लिए हो रहा है, आपको ये याद रखना, ठीक है। फिर क्या इसके बारे में, विज्ञान महोत्सव केंद्रीय विषय, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम क्या है, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि इस जो विज्ञान महोत्सव हमारा हाल ही में हरियाणा में हुआ है उसकी थीम क्या थी, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच, ये हमारा इस बार का टॉपिक या ये विषय रहा है। फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 22 देश शामिल है। आपसे पूछ सकता है कि जो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ उसमें हमारे यहाँ पे कितने देश शामिल हुए हैं, तो हमारे 22 देश शामिल हुए हैं। यहाँ पे नाम देखते हैं इनके एक बार, कौन कौन से, अर्जेंटीना हो गया, आर्मेनिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, केन्या, लाओ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, नामीबिया, फिलीपींस, रवांडा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, अमरीका,
अमेरिका होगा, थोड़ा सा ठीक है, चेक कर लीजिएगा। वियतनाम और जिम्बाब्वे हिस्सा ले रहे हैं। आपसे बस नंबर पूछेगा कौन कौन सा है, आप एक दो बार अगर इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज हमारी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, इसमें 4 दिनों के कार्यकाल की योजना है ये, 4 दिन कार्यकाल चलेगा इसका। इसके बारे में क्या है, भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में 17 से, ये आई थिंक 2024 होना चाहिए, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। तेईस ही है, ठीक है, 2023 ही है, ये पुराने साल का ही है। ठीक है, 17 से 20 जनवरी 2020, 17 से 20 जनवरी के बीच होने वाला 4 दिनों तक, सब मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट साइंस विलेज बनेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए मोर्चों का आमना सामना होगा, खेल और खिलौनों के माध्यम से विज्ञान जो है, छात्र जो नवाचार महोत्सव, अंतरिक्ष हैकाथन, मतलब इसमें ना साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें होगी, चाहे स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों या किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हों, वो अपनी नई नई चीज़ें अगर यहाँ पर रखेंगे, नई चीज़ों का अनावरण होगा, लोगों को बताया जाएगा साइंस के बारे में। हमारा संविधान है उसमें भी एक आर्टिकल में थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच रखने की लोगों को दरख्वास्त की, मतलब लोगों को बोला जाता है कि आप साइंटिफिक अप्रोच रखिए अपने, मतलब कोई भी ऐसी भ्रांति फैली हुई है समाज में जो साइंटिफिक नहीं लगती है आपको, उससे थोड़ा दूर रहिए। जैसे कोरोना काल में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसे अफवाह फैलाई गई थी कि आप ये कर लीजिए कोरोना ठीक हो जाएगा, आप ये कर लीजिए कोरोना ठीक हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए लोगों से दरख्वास्त की जाती है, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसी साइंस समिट होती रहती हैं, इसलिए ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। आपको बस याद रखना है कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है, कितने दिन का महोत्सव था, कौन कौन से देश शामिल थे, इसकी थीम क्या थी, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे लिखे हुए हैं वहाँ पे, मैंने बता भी दिए आपको, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सब आपका कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेटेड ही है, इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। और डेली अगर आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपके लिए ही फ़ायदा है, क्योंकि आप डेली पढ़ेंगे तो आपका पोर्शन जो है धीरे धीरे कवर होता रहेगा, तो जो एग्जाम के टाइम पर आते हैं ना हमारे पास बर्डन हो जाता है कि इतना सारा करंट अफेयर्स पढ़ना, वो सब नहीं होगा, आप पहले से पढ़ते रहिए धीरे धीरे तो बर्डन कम हो जाएगा। तो ठीक है, आप डेली हमारे वीडियोज़ देखिए, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।